हमको लगता है दुनिया में किसी के कुत्ता का इतना नहीं जिक्र हुआ होगा जितना पावलो के कुत्ता का जिक्र हुआ है। तो कल पढ़ाए थे हम लोग कि बिहेवियरिज्म क्या करता है, आउटवर्ड बिहेवियर को फोकस करता है। और इसका जो उदय हुआ था तो उदय के कारण क्या क्या थे, ठीक है। प्रेमाइस क्या है बिहेवियरिज्म का? जैसे कि हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में जाने, प्रेमाइस का मतलब होता है आधार, है ना। किस आधार पे कोई चीज टिकी हुई है, तो इसका प्रेमाइस ये है। ठीक है, आप लोग इस बात से सहमत है ना कि माइंड को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना संभव नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि माइंड और मेंटल एक्सपीरियंसेस जो हैं, ये क्या है, पूर्णतः सब्जेक्टिव चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें उस चीज का सहारा लेना पड़ेगा, जो चीज जो ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो बाहर से देखा जा सके, अर्थात
तो जब माइंड और मेंटल एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव है तो हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो ऑब्जेक्टिव हो, है ना। तो ऑब्जेक्टिव चीज क्या है? जो बाहर से दिखती हो, जो सबको एक जैसी दिखती हो, बिहेवियर। जो आपका बिहेवियर होगा वो हमको, ठीक है, किसी और को, एक्स को, वाई को, जेड को, ए बी सी, जितने भी पीपल हैं, सबको क्या होगा कि एक जैसा ही दिखेगा। तो आउटवर्ड बिहेवियर में क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी होती है, कि वो एक ऑब्जेक्ट की तरह है, कि वो सबको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन वहां पे पॉसिबल है। तो इन इसका प्रेमाइस यही है, जिस पर आधारित है, जिस तर्क पर बिहेवियरिज्म का अस्तित्व है, वो यही है कि चूंकि माइंड और मेंटल एक्सपीरियंसेस जो है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, तो जो ऑब्जर्वेबल है वो बिहेवियर है। तो हम लोग को अपनी स्टडी को बिहेवियर के दायरे तक ही रखना चाहिए, है ना। उसके दायरे में ही हमें लिमिट करना होगा। तो यही इसका मेन तर्क है। इसी को कहते हैं बिहेवियरिज्म। कोई चीज इज्म कब बन जाती है? जैसे कहते हैं ना, हिंदुइज्म, ठीक है, जैनिज्म, बुद्धिज्म। जब उसमें एक डिफिनीशन आ जाता है, एक डिफिनीट शेप आ जाता है, जब पूरा डिफाइन हो जाता है कि नहीं ये चीज यही है ना, बिल्कुल पक्का पक्का यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यही चीज आती है किसमें? आपके बिहेवियरिज्म में। जब इन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ बिहेवियर और कुछ नहीं, है ना, जब आपने बाउंड्रीज तय कर दी, तब उस चीज में इज्म लग जाता है, ठीक है, लॉजिकलिज्म। जब आपने तय कर दिया कि यही अप्रोच है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के जो अंदर है वो ये कहलाएगा, इस बाउंड्री के जो बाहर है वो नहीं, तो वो हो गया लॉजिक, मतलब वो इज्म लग गया। पॉजिटिविज्म जैसे था, उसकी चार पांच शर्तें थे कि ये चीज नहीं होना चाहिए और ये चीज होना चाहिए। तो उसके बाहर जो हो गया वो पॉजिटिविस्ट अप्रोच नहीं कहलाया, उसके अंदर जो है वो पॉजिटिविस्ट अप्रोच कहलाया। तो जहां भी इज्म लगेगा वहां पे मतलब है कि क्लियर कट डिफाइन कुछ बाउंड्रीज है, ऐसी रेखाएं हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बताती है कि क्या चीज इसमें फॉल करता है, क्या चीज नहीं। तो जहां भी इज्म वर्ड यूज होता है वहां पे इज्म वर्ड क्या करता है? कैटेगरी को प्रदर्शित करता है ना। हमारे ह्यूमन की कैटेगरिकल थिंकिंग का एक एग्जाम्पल है। तो कैटेगरिकल थिंकिंग का एक एग्जाम्पल है इज्म। कैटेगरिकल थिंकिंग क्या है? हमारा माइंड चीजों को कैटेगरी में बांट के समझता है। जैसे हमको शुभम के बारे में जजमेंट चाहिए, ठीक है। मेरा माइंड चाहता है ये जानना कि क्या हम शुभम के अराउंड सेफ फील कर सकते हैं, क्या हम शुभम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मेरे माइंड ने एक कैटेगरी बनाई हुई है, अच्छा लड़का और बुरा लड़का। तो मेरे माइंड ने शुभम को अच्छे लड़के की कैटेगरी में डाल दिया। अब अच्छे लड़के की कैटेगरी में वो लड़का होता है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसपे आप भरोसा कर सकते हैं, जिसपे आप अपना फेथ प्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे माइंड क्या करता है? कैटेगरीज बनाता है और उन कैटेगरीज में चीजों को प्लेस करता है, ठीक है। जैसे बच्चों को देखिएगा कि वो कहीं भी जो है ना अपना मुंह मारते रहते हैं, कोई भी चीज मिलेगा उसमें दांत लगा देंगे, उसको चाटने लगेंगे और उसको खाने की कोशिश करेंगे। तो आप ये नोटिस करना कि शुरुआत में क्या होता है कि फूड के जो कलर्स होते हैं, ठीक है, तो वो उन चीजों की तरफ आकर्षित ज्यादा होता है। तो उसके माइंड में कलर एक कैटेगरी बन जाते हैं ग्रेजुअली। तो कलर कैटेगरी का क्या मतलब है? कलर कैटेगरी का मतलब है कि उसके माइंड ने ये देखा कि ये लाल रंग का जो जैम था या जेली था, ठीक है, कोई लाल रंग का जैम या जेली है अगर, तो आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि ये कह सकता है कि हमको बचपन से, मतलब जब से पैदा हुए हैं वो तब से लेकर के, मतलब उस छोटे से समय पे जब, जिसको लोग कहते हैं नाबुद, तब से लेके एक एक मेमोरी और एक एक फीलिंग हमको याद है? कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता है? कोई है ऐसा? नहीं अगर सर। नहीं, नहीं है तो फिर वो चीज है। लेकिन अगर उसमें कोई कोई भी व्यक्ति आप लोगों में ऐसा, कोई कोई आदमी ऐसा होता है उसको एक एक चीज याद है। अब हम भी वैसा विचित्र बच्चों में से है कि हमको बचपन से लेकर के, मतलब एकदम छोटा जब पैदा हुए थे तब से लेकर के एक एक बात और एक एक फीलिंग हमको याद है
कि क्या चीज़ कैसा हुआ था। तो हमको अपना बचपन, जिस टाइम हम बोलने नहीं सीखे थे, जिस टाइम हम चलने नहीं सीखे थे, उस टाइम के इवेंट्स तक हमको एक-एक चीज़ याद है कि किसने क्या बोला था, किसने कैसे देखा था। आई डोंट नो हाउ। तो साइकोलॉजिस्ट लोग ये कहते हैं कि वो जो रेड कलर की जैसे जैम बच्चा खा रहा है, तो उसके माइंड में एक कैटेगरी बन गई। जिस टाइम पे वो बोलने सीखा, है ना? जिस टाइम पे वो जानने सीखा कि जैम क्या होते हैं, तो उसके पहले ही तो वो कुछ नहीं सीखा है। उसके माइंड ने क्या कैटेगरी बनाई कि रेड कलर का ये जो गीला सा सब्सटेंस है, ये क्या है? ये मीठा लगता है ये, और मीठा बच्चों को प्लेज़र देता है। तो ओरल स्टेज में उस टाइम पे आप रहते हैं, जिस टाइम दूध पी रहे होते हैं। तो दूध छोड़ कर के दूध छोड़ने के बाद भी तुरंत आप ओरल स्टेज में ही रहते हैं। तो आपके प्लेज़र का सोर्स क्या होता है? मुख होता है। तो आप जैम खा रहे हो, तो आपको जो भी लाल चीज़ दिख रही है, ठीक है? वो आपको अट्रैक्ट कर रही है। आप उसको जा कर के खाने की कोशिश करोगे, उसको मुँह में ऐसे डालने की कोशिश करोगे, जैसे सिंदूर, ठीक है? तो ये चीज़ हम अपने केस में भी देखते हैं कि हमसे सिंदूर बचपन में बचा के रखा जाता था, क्योंकि लाल कलर का जैम वो खिलाया जाता था और जहाँ हम सिंदूर देखने लगते थे, बस झपट जाते थे एकदम। जिसको खाएँगे, पूरा लिधार लेते थे, उसको मुँह में लेने की कोशिश कर रहे हैं। मोटर स्किल तो उस टाइम पे इतना डेवलप होता नहीं था कि आप चीज़ों को उठा करके अपने से खा पाएँ एकदम तरीके से। तो आप उठाते हो उसको हाथ से खाने के लिए और चला जाता है मुँह पे, चला जाता है नाक पे, ठीक है? तो ऐसा बच्चों के साथ होता है, क्योंकि बेचारे सही से डेवलप नहीं होता है। तो ये जो चीज़ है कैटेगरी, तो आपका ब्रेन क्या कर रहा था उस टाइम? कलर के हिसाब से कैटेगरी बना रहा था। तो अब बच्चा जिन चीज़ों को देखता है, ठीक है? वो देख रहा है कि बड़े लोग किसी चीज़ को खा रहे हैं। उसका कलर देखा उसने, इस कलर का है। अब उसको कलर, उस कलर का जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसको लगेगा कि हम भी खा के देखते हैं, ठीक है? वो खाने की चीज़ है और उसको इतना पता चल गया कि खाने से बढ़िया फ़ील होता है, ठीक है? नींद अच्छी आती है और उसके बाद जो है मन प्रसन्न रहता है, रोने का मन नहीं करता है। तो वो भी बेसिकली प्लेज़र ही उस टाइम पे चेज़ कर रहा है। ये जो इज़्म है, ये कैटेगरिकल थिंकिंग बताता है। तो इस बिहेवियरिज़्म की कैटेगरी क्या है? बिहेवियरिज़्म की कैटेगरी यही है कि अपने आप को, इसकी जो बाउंड्री वही है, उसकी बाउंड्री यही कहती है कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, उसको देखा जा सकता है। हमें उसी के लिमिट में रह के स्टडी करना है, ठीक है? तो ये बिहेवियरिज़्म क्या कर रहा है, शुरुआत में ही साफ-साफ अपने ऊपर एक लिमिट इम्पोज़ कर रहा है ना? अपने ऊपर एक सीमा रेखा बना रहा है कि इस तरीके से ही हमें चीज़ें करनी है। तो बिहेवियरिज़्म क्या हो गया? एक दृष्टिकोण हो गया या एक सत्य हो गया? क्या कहेंगे इसको? ज़्यादा अगर फिलॉसफिकल वे में कहा जाए, तो बिहेवियरिज़्म किसके करीब है? एक दृष्टिकोण के करीब है या फिर एब्सोल्यूट ट्रुथ के करीब है? बत दृष्टिकोण के साथ। हाँ, दृष्टिकोण वो ज़्यादातर एक दृष्टिकोण है, एक एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि जिस दृष्टिकोण में हम बहुत टाइम तक फँसे रहते हैं ना, जिस नज़रिए जो किसी नज़रिए को हमने अपना लिया, तो ओवर द टाइम क्या होता है, हम उस नज़रिए में इतने डूब जाते हैं, उस दृष्टिकोण, उस दर्शन के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें वही ट्रुथ लगने लगता है। यही चीज़ हुई बिहेवियरिस्ट लोगों के साथ। तो ये डूब गए। इसीलिए क्या होता है कि यदि आप एक मतलब अच्छे व्यक्ति हैं और पुरुष होने की तो सबसे पहली ही शर्त है 360 डिग्री विज़न होना। सबसे पहली शर्त है ये कि अदरवाइज़ जो है ना, फिर आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएँगे। जितने चैलेंजेज़ है लाइफ़ में कॉम्प्लिकेटेड हो, 360 डिग्री विज़न मतलब चीज़ों को हर एंगल से देखने की क्षमता, दूसरों का दृष्टिकोण समझने की क्षमता। लेकिन हम लोग अपने बिलीफ में, अपने दृष्टिकोण में इतने ट्रैप्ड होते हैं ना, वो हमारा जेल होता है और वो जेल हमसे हमारी आज़ादी छीन लेता है, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग की हो या चीज़ों को बेटर करने की। यही चीज़ जो एक बेसिक सी चीज़ है, कॉमन डे टू डे लाइफ़ में एक फिलॉसफिकल लॉजिकल सी बात है, वही चीज़ बिहेवियरिज़्म के साथ होती है। बिहेवियरिज़्म अपने दृष्टिकोण में एक टाइम पे इतना एनग्रॉस्ड हो जाता है ना? अपनी बातों में, अपनी दुनिया में इतना ज़्यादा ये हो जाता है कि उसको लगता है कि सिर्फ़ यही सत्य है, बाकी पूरा जगत मिथ्या है, ठीक है? तो इस कट्टरता का शिकार एक टाइम बाद बिहेवियरिज़्म हो जाता है। तो बिहेवियरिज़्म से आगे बढ़ने के लिए इस चीज़ को समझना होता है कि जो बाउंड्री आपने बनाई, जो सीमा रेखा बनाई, वही आपकी सरहद हो गई, आप उससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। हम सब व्यक्ति अपनी पहचान को लिमिट करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए, अपने इर्द-गिर्द एक सीमा रेखा खींचते हैं, ठीक है? इस सीमा रेखा के अंदर जो होता है ना, हमारी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन यही सीमा रेखा हमारी सरहद भी होती है, लिमिट।
जब वह आदमी पागल हो जाता है, ठीक है, मानसिक बैलेंस खो जाता है, तो वो कई बार ना अनलिमिटेड पावर की बातें करता है। तुम्हें नहीं पता मैं बदल गया हूँ, और वो दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करता है। अगर उतना ज़्यादा उस ज़ोन में चला गया है तब, कि ये जो तुम्हारी सीमाएँ हैं ना, ये जो तुम्हारे लिमिट्स हैं, तुम इसके बाहर निकलो। इसके बाहर अनलिमिटेड पावर लाई करता है, ठीक है? मोरालिटी के बियॉन्ड जाओ और देखो कि तुम कितना सक्षम हो। जो चीज़ें तुम्हें पीड़ा दी है, तुम उन चीज़ों का समाधान कर सकते थे, लेकिन ये जो एक लिमिट थी, ये तुम्हें रोक रही थी, और इस लिमिट के पार जाकर के जीवन शुरू होता है। तो आओ उस लिमिट को तोड़ें और बाहर जाकर के एक वैसा जीवन जिएँ, जो कि हमें आज़ादी दे। स्किज़ोफ्रेनिया की मेंटालिटी। स्किज़ोफ्रेनिया से आप कभी मिलेंगे, बहुत कन्विंसिंग होगा, ठीक है? उसका लॉजिक, अगर किसी स्किज़ोफ्रेनिया का लॉजिक बहुत साउंड है, बहुत डेंजरस है वो। बट ये लिमिट्स क्या है? पर्सनैलिटी की यही लिमिट्स हमें सेन भी रखती है। सेन मतलब इनसेन बनने से रोकती है। जैसे कि घर की दरवाज़ा और खिड़कियाँ क्या करता है? चोरी होने मतलब वो बंद है तो दरवाज़ा, खिड़की, ग्रिल, चारदीवारी, वो हमें सिक्योरिटी प्रदान करती है। तो वैसे ही लिमिट भी ज़रूरी है। तो बिहेवियरिज़्म का जो ये लिमिट था, ठीक है? अगर इस लिमिट के अंदर हम बिहेवियरिज़्म लिख दें, आप लोग को समझ में आ रहा है ना मेरा बात? नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। ठीक है? तो बिहेवियरिज़्म की जो लिमिट है, उस लिमिट की क्या वैल्यू है? एक चीज़ तो हमने देखा कि जब भी कोई लिमिट होती है, तो उस लिमिट का कोई डाउन साइड होता है और कोई अप साइड होता है। जैसे मान लो कि आप किसी व्यक्ति के साथ कमिटेड हो रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे मैरिज का रिलेशनशिप है या फिर ऐसे कमिटमेंट है आपका, ट्रू कमिटमेंट है। तो क्या है, आपने अपने ऊपर एक बाउंड्री प्लेस की। ये बाउंड्री आपको सेफ भी रखता है, आपके रिलेशन को सेफ भी रखता है, ठीक है? कि आप जो है सुरक्षित रहे, आपके रिलीजन क्या मतलब आपके रिलेशनशिप ब्यूटीफुल चीज़ें बची हुई रहे। लेकिन कई बार जब क्राइसिस आता है, तो यही बाउंड्री क्या आपको लगने लगता है कि ये बाउंड्री जो होती है, ये क्या लोगों को लगने लगती है, मतलब ये इंसान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यही बाउंड्री लोगों को चेन की तरह लगने लगती है। तब बाउंड्री क्या करते हैं लोग, इस चेन को तोड़ने की कोशिश करते हैं या फिर इससे उलझने लगते हैं इस चेन में। तो उसके बाद फिर मोरालिटी का कॉन्फ्लिक्ट इनके अंदर पैदा हो जाता है। तो ये जो बाउंड्री है, ये 2, किसी भी बाउंड्री, किसी भी लिमिट के ना 2 चीज़ें होती है, एक प्रोस होती है और एक कॉन्स होती है। तो बिहेवियरिज्म के कॉन्स को हमने देख लिया कि बिहेवियरिज्म का जो कॉन्स था, इसकी जो बेड़ियाँ थी, ठीक है? वो बेड़ियाँ यही थी, ये अपने आप में इतना एनग्रॉस्ड हो जाता है, ये कहता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ, अन्य चीज़ों को ये नकारने लगता है। क्योंकि इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, ये एक दृष्टिकोण तक अपने आप को लिमिट करता है। लेकिन एक दृष्टिकोण में आप घुसे आप उसी को सत्य मानने लगते हैं और दृष्टिकोण पर दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। ये दुनिया इस स्तर के बौद्धिक विकास के लिए अब तक, है ना, 2024 सालों में, मतलब 2024 तो कहने की बात है, लगभग 5000 से 5500 सालों में ये दुनिया बौद्धिक रूप से अभी तक इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि अल्टरनेट व्यू पॉइंट्स को एडजस्ट कर पाए, ठीक है? आज भी हम अपने दृष्टिकोण में ही फंसे हुए रहते हैं। रियलिटी का मॉडल को इस बात से कोई वास्ता नहीं है कि आपका दृष्टिकोण क्या है। तो आप अपने लिए जो चाहे लगा लो। आपका रिलीजन क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, इट डज़न्ट मैटर फॉर नेचर। तो बिहेवियरिज्म का ये लिमिट हमने देख लिया है कि ये जो बेड़ियाँ हैं, लिमिट का जो बेड़ी वाला साइड है वो क्या है। अब इसका जो पॉजिटिव साइड है, वो क्या है? वो भी देखते समझते हैं। बिहेवियरिज्म का जो ये की सीमाएँ हैं, जो सरहद है, उसका पॉजिटिव साइड ये है कि ये बिहेवियरिज्म को सुरक्षित रखता है। बिहेवियरिज्म क्या है? सिर्फ एक दृष्टिकोण नहीं है। बिहेवियरिज्म एक ज्ञान परंपरा भी है, ठीक है? तो बिहेवियरिज्म क्या है? एक ज्ञान परंपरा है। ज्ञान परंपरा में क्या होता है?
कि नॉलेज को देखने का, नॉलेज को प्राप्त करने का, है ना? नॉलेज को समझने का, एक्सप्लेन करने का, ट्रुथ को खोजने का, फैक्ट्स को फाइंड करने का एक सिस्टम, उसी को हम लोग कहते हैं ज्ञान परंपरा, ठीक है? तो बिहेवियरिज्म क्या है? एक नज़रिया भी है और एक ज्ञान परंपरा भी है। ये कहता है कि हम ऑब्जर्वेबल चीज़ों को देखते हैं और उस ऑब्जर्वेबल चीज़ों को देख करके उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो क्या ये साइंस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये साइंस का पहरेदार है? बिल्कुल है। तो बिहेवियरिज्म एक ज्ञान परंपरा है। बिहेवियरिज्म विज्ञान का प्रहरी है, पहरेदार है, ठीक है? पूरे फुल आइडिया को समझिए बिहेवियरिज्म का। कि जैसे बिहेवियरिज्म कालखंड के जिस समय पे जैसे इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का उद्देश्य क्या होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने का? कि हिस्ट्री की तरह सब पढ़ जाए, इस समय ये आया, ये आया, ये आया, नहीं। इतिहास को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि इस ईस्वी में ये चीज़ हुआ। इतिहास का को पढ़ने का मतलब ये है कि काल चक्र को समझना और उस काल चक्र में परिवर्तन होने से हमारा वर्तमान कैसे शेप हुआ है। उस इतिहास के आधार पर कैसे हमारा वर्तमान बना है, उस चीज़ को समझना, ठीक है? और समय के किस-किस कालखंड पर किस-किस फोर्सेज़ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और हमारे समय को, दुनिया के बारे में हमारी समझ को कैसे बदला और कैसे नई दिशा दी। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए, ठीक है? समझने का वो चीज़ है। तो जब आप इस पिक्चर को पूरा समझ जाओगे, तब जा कर के समझ में आएगा कि व्हाई हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट। अदरवाइज़ लगेगा कि ये तो एक डायरी है, बस लिख देना ऐसे-ऐसे ये हुआ, एग्ज़ाम में पूछा तो पढ़ देना, नहीं, वैसे नहीं। आप समझो कि कोई घटना अगर होती है इतिहास के किसी भी पॉइंट पर, तो वो क्यों हुई, ठीक है? ऐसी क्या चीज़ें थी जिसने उस घटना को जन्म दिया? तो हिस्टोरियंस जो लोग होते हैं हाइली एजुकेटेड, इतिहास के क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़े होते हैं, उनसे आपको अक्सर सुनने को मिलेगा कि इतिहास पढ़ना हमें समझदार बनाता है, ठीक है? ये वाक़ई में बहुत सही चीज़ है कि ऐसे तो हर एक विषय ही समझदार बनाता है, पर इतिहास के बारे में भी अगर आप इतिहास को पढ़ने जान रहे हैं, तो ये आपको समझदार बनाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों पर फ़ोकस करता है। फिर अगर कोई घटना घटी, तो उस घटना का या उस दृष्टिकोण का क्या महत्व था, ठीक है? क्या इम्पोर्टेंस था उसका? उसने कैसे प्रभावित किया चीज़ों को, ठीक है? और फिर उसका स्ट्रक्चर क्या था? तो हम एक वेब सीरीज़ के व्यूअर की तरह से बैठ कर के स्क्रीन के सामने उसमें घुस करके देख रहे होते हैं, क्या कुछ चल रहा है, ठीक है? वैसे ही हम लोग बिहेवियरिज़्म को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव रहा, ये समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर आप इसको जनरल साइकोलॉजी में पढ़ते, तो हम इसको क्या करते, पावलोव के कुत्ता के दृष्टिकोण से वहाँ से समझाते, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल वे में आपको बताते कि क्या है, कैसे है, इससे क्या चीज़ निकली, कंडीशनिंग निकली, रिइंफोर्समेंट निकला, ये वो सब निकला। हम आपको वैसे समझाते। लेकिन अभी इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी के अंदर हम आपको बिहेवियरिज़्म पढ़ा रहे हैं, तो हम उस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? जब जनरल साइकोलॉजी के अंदर बिहेवियरिज़्म आप पढ़ेंगे, तब आप उसको एक्सपेरिमेंटल दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। अब दोनों को अगर हम खींच-पेंच कर दें, तो फिर इसका कोई पॉइंट नहीं बनता है, ठीक है? तो बिहेवियरिज़्म को जिस दृष्टिकोण से हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, उस दृष्टिकोण से जब हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम क्या जान रहे हैं कि बिहेवियरिज़्म क्या चीज़ है। इसकी लिमिट जो है इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है? इसकी लिमिट्स इसको क्या बनाती है? विज्ञान का प्रहरी बनाती है। ये इम्पोर्टेंस है बिहेवियरिज़्म का। और अगर ये लिमिट नहीं होती, जैसे इंट्रोस्पेक्शन में वो लिमिट नहीं है कि आप जो है ना साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करो, ऑब्जेक्टिव मेथड्स का यूज़ करो, तो इंट्रोस्पेक्शन एक वैज्ञानिक विधि भी नहीं है। भले ही हम उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको वो करने की कोशिश करें। अब जैसे जो इंट्रोस्पेक्शन का टास्क हम आप लोग को दिए थे, ठीक है, करने के लिए, वो इंट्रोस्पेक्शन के कोडिंग का मेथड, मैथमेटिकल का मेथड जो है, वो उसी टाइम पे मेरे माइंड में आकर के हमने उसको बनाया था। अब ऐसा नहीं है कि हमसे पहले कोई और व्यक्ति को दिमाग में नहीं आया होगा या नहीं बनाया होगा, हो सकता है बनाया हो, कभी हमको वो देखने के लिए भी मिलता है, तो हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, अभी तो फिलहाल बिना रिव्यू के कि मतलब इंट्रोस्पेक्शन का स्टैटिस्टिकल मेथड हमने डेवलप किया, हम नहीं क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि हमको लगता है कि जब हम इतना छोटा-सा चीज़ कर सकते हैं, तो हमसे पहले बहुत लोग कोई ना कोई करके ही गया होगा, बस हमको अभी पता नहीं है। तो वही वो चीज़ है, बट जो चीज़ हमने आपको बताई कि ऐसे आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, क्या साइकोलॉजी में इंट्रोस्पेक्शन वैसे ही यूज़ हो रहा था?
अगर उस कालखंड पे जब लोग इंट्रोस्पेक्शन की बातें कर रहे थे, उस कालखंड पर इंट्रोस्पेक्शन स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहा होता, तो क्या उसको अवैज्ञानिक कहा जाता? सोच के देखिए, कहा जाता कि ये वैज्ञानिक नहीं है। अगर उसमें मैथ के मेथड्स और साइंटिफिक मेथड्स अगर आते, तो माना जाता, ऐसा नहीं। 100 लोगों पर अगर इंट्रोस्पेक्शन अवैज्ञानिक मेथड है और हमको उसको साइंटिफिक मेथड में कन्वर्ट करना होता, तो हम क्या करते? अगर उस टाइम पे हम ये होते, जेम्स होते या वुंट होते, तो हम 1000 लोगों को तो यही टास्क देते करने के लिए, ठीक है? और ये टास्क देते करने के लिए, और उसके बाद जब 1000 लोग ये चीज करके लाते, तो हम देखते कि किन किन फैक्टर्स का उन्होंने वो चीज किया, और हम ये इंश्योर करते कि उन 1000 लोगों में से कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानता ना हो, ठीक है? और उसके बाद हम फैक्टर्स देखते हैं, और सबके सब लोगों के फैक्टर्स में जो जो बहुत ज्यादा कॉमन चीजें मिलती, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती, हम उसको जमा करके एक मॉडल बना देते हैं, और फिर एक रेडीमेड तरीका दे देते हैं इंट्रोस्पेक्शन का, कि उसमें आपको सोचना नहीं पड़ता कि फैक्टर्स क्या क्या है, ठीक है? लिस्ट होता फैक्टर्स का, और उस फैक्टर्स के हिसाब से आपको देख के रेट करना है, कि जैसे एक फैक्टर मोटिवेशन हमको बहुत लोगों में कॉमन मिला, तो एम फैक्टर उसका नाम दे दिया। अब आपको उसको खुद को देख के स्टार रेटिंग करना है कि मोटिवेशन मेरे में कितना है, ठीक है? तो एक सेल्फ रिपोर्टेड इन्वेंट्री हमने इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज करके बना दिया होता, और उससे जो स्कोर होता उसका हम स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, तो जितना मैथ लगाना लगा देते हैं, और उसको जो है ना एक वैज्ञानिक मेथड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बात का अनुमान है कि इंट्रोस्पेक्शन बनाने वालों ने ये चीज नहीं की, ठीक है? वो चले गए इसी बात पर कि हाँ, इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने से माइंड में सोचो और ये वो करो। आर्ट्स को साइंस में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है? सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स को नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये चीजें कब होगी? तो ये चीजें क्या होती है कि जब आप उस वे में सोचोगे तब, और उस वे में कब सोचोगे? अगर आप साइकोमेट्रिशियन हो, या फिर वो आपका रहा है उस तरह का बैकग्राउंड, या आपको उसमें इंटरेस्ट रहा है तब। अदरवाइज आप अदर किसी बैकग्राउंड से हो तो ये चीजें जल्दी नहीं आती। तो यहाँ पे जो हमने देखा, लिमिट वाली जो बात थी, लिमिट हर जगह दिखता है ना, कि एक लिमिट है। तो बिहेवियरिज्म को, उसके लिमिट और ये दोनों पार्ट को हम लोग को देखना है। तो ये दोनों पार्ट आप लोग समझ गए, इसको लिख सकते हैं। बिहेवियरिज्म की सीमा ये सुनिश्चित करती है कि बिहेवियरिज्म एक विज्ञान बना रहे। बिहेवियरिज्म की सीमा ये सुनिश्चित करती है कि बिहेवियरिज्म एक विज्ञान बना रहे, लेकिन लेकिन इसकी सरहद ही इसे, लिखना है इसको हम लोग को। हाँ लिखिए ना। लिख रहे हैं। इसकी सरहद बिहेवियरिज्म ही की बिहेवियरिज्म की सीमा ये सुनिश्चित करती है कि ये विज्ञान बना रहे, लेकिन इसकी सरहद, सर फिर से बोलिए ना। बिहेवियरिज्म की सीमा ये सुनिश्चित करती है कि ये विज्ञान बना रहे, लेकिन इसकी सरहद ही इसे जकड़ कर रखती है, कि ये अपने दृष्टिकोण से बाहर निकल ही ना पाए। एक लाइन में बिहेवियरिज्म का सारा प्रोस एंड कॉन्स जो है हम आपको बता दिए। अब इसको आप चाहे इस पे आलेख लिखो, लॉन्ग क्वेश्चन बनाओ, शॉर्ट क्वेश्चन बनाओ, ऑब्जेक्टिव बनाओ, जैसे ही बनाओ, मूल चीज जो है ना यही है, क्रीम यही है बिहेवियरिज्म। उसके बाद क्या है, बिहेवियरिज्म का एक प्रेमाइस ये कहता है, ये भी लिख लीजिए आप लोग, माइंड इज इक्वल टू ब्लैक बॉक्स।
अब ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स दो चीजें होती है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स का मतलब ये है, एक तो एरोप्लेन में होता है एक ब्लैक बॉक्स, ठीक है। अब एरोप्लेन में जो ब्लैक बॉक्स बनाया जाता है उसके बारे में हम सिर्फ सुने हैं, और जो सुने हम वही बताएंगे, कंक्रीट जानकारी नहीं है हमको इसके बारे में, तथ्यात्मक बहुत ज्यादा। ये एक बक्सा होता है कहीं पे, ठीक है, ब्लैक कलर का कोई बॉक्स होता है, और शायद वो बक्सा ब्लैक कलर का होता भी नहीं है, उसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स बस। जब प्लेन क्षतिग्रस्त होता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो उसके बाद उस ब्लैक बॉक्स को निकाला जाता है, और उस ब्लैक बॉक्स से प्लेन के दुर्घटना के कारणों का पता चल जाता है। तो कोई मैकेनिकल डिवाइस होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर लॉजिक लगाते हैं तो उस ब्लैक बॉक्स में एक किसी किस्म का रिकॉर्डर होना चाहिए, जो कि आप जिस टाइम आपका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो प्लेन में फ्यूल की मात्रा कितनी जा रही थी, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी, इंजन कितना गर्म था, ठीक है, जो रोटर जो था वो कितने गति से घूम रहा था, हवा की गति क्या थी, ऊंचाई क्या थी, ये जितने फैक्टर्स होते हैं उन सब का शायद लॉगिंग होता होगा, ठीक है। लॉगिंग का मतलब इसे डायरी लिखते हैं वैसे करके, वो हर मोमेंट बाय मोमेंट शायद उसमें जमा होता होगा, लिखाता होगा, नोट होते रहता होगा उस बॉक्स के अंदर में। तो एक्सीडेंट जब होता होगा तो उसके बाद उसको निकाल करके देखते होंगे कि ऐसा कौन सा कंडीशन था, कौन सा मैकेनिकल फेलियर था जिसके कारण प्लेन क्रैश हो गया, जल गया, तो उससे दुर्घटना के कारणों का पता चलता था। अब विमान दुर्घटना एक ऐसी दुर्घटना होती है कि अगर आप उसके कारण का पता नहीं करेंगे तो वो बार बार होता जाएगा, और विमान दुर्घटना में कुछ बचेगा ही नहीं, कोई आदमी बचेगा नहीं जो कि आपको आके कारण बताएगा, ठीक है। तो आपको आगे कारण बताएगा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और वो इतना हाई प्रेशर इन्वायरमेंट होता है उस टाइम पे। जैसे कभी आप लोग विमान के कॉकपिट का अगर फोटो देखे होंगे तो देखे होंगे कि आगे में 72 को जो है ना वो स्पीडोमीटर जैसा चीज बना रहता है, और उस पे जो है मतलब हजारों तरह के इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होते रहते हैं। एक वो बटन नहीं है, बहुत सारा बटन है, बहुत सारा लीवर है, बहुत सारा गियर है, और जिस स्पीड पे आप विमान चला रहे हैं वो स्पीड अलग है। उतने तेज गति में उतनी चीजों को देखना और उस पे निष्कर्ष निकालना, और फिर उसके इतना बटन और इतना गियर में संभालना, ठीक है। तो विमान तो नॉर्मली ही चलाना एक आसान काम नहीं है, ठीक है। हवा में जैसे 3D मूवमेंट में उसको घूमना और उसको घुमाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तब जा करके आप उड़ा पाते हैं। देख कैसे लगता है जैसे ड्रोन उड़ाना है ना, ड्रोन उड़ाना उसके मुकाबले बहुत आसान है, रिमोटली हाथ में उड़ा दिया। पर एक विमान उड़ाना वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी कैनोपी मतलब आगे वाला जो पोर्शन होता है वो एक गियर होता है। अगर आप उसको आगे करेंगे तो वो आगे वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, ठीक है, और अगर आप पीछे करेंगे तो आगे वाला पोर्शन नीचे जाएगा। तो उसकी कैनोपी को ऊपर नीचे करना, फिर उसके इंजन के मतलब थ्रस्ट को वो चीज करना, फिर हाइट एडजस्ट करना, ये 3-4 चीजें एक साथ करना है आपको, 2 हाथ 2 पैरों का इस्तेमाल करके। लगभग 5 से 6 कंट्रोल होते हैं उसमें, मिनिमम बेसिक कंट्रोल जो आपको एक प्लेन को कंट्रोल करने के लिए चाहिए। और उसके लिए आपको लगेगा कि हमको 6 हाथ होगी, मतलब 4 से काम नहीं चल रहा है, 2 और होना चाहिए था कुछ सपोर्ट में। तो ऐसा वाला सिचुएशन रहता है, क्योंकि सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने में जो है ना 1, 2, 3, हाँ, 3 का इस्तेमाल तो सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने में आता है, 4 लिम्स में से। तो ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त होता है कि अगर आप पायलट बच भी गया तो वो उस टाइम पे कुछ नहीं बता पाएगा प्लेन क्रैश के बारे में कि क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि इतना हाई प्रेशर सिचुएशन रहता है उस टाइम पे। तो वो जो ब्लैक बॉक्स है वो वही बक्सा है जिसके अंदर देख के ये पता चलता है कि आखिर एक्सीडेंट क्यों हुआ। तो एक अर्थ जो है ना ब्लैक बॉक्स का ये है, जो कि आम जनता में या आम तौर पे यूज होता है। दूसरा अर्थ ब्लैक बॉक्स का ये है, एक अंधकारमय बक्सा, ठीक है। आज के टाइम पे एआई को भी ब्लैक बॉक्स कहा जा रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और इसकी भी जो है ना चीज कैसे निकला है पता है, इस ब्लैक बॉक्स का भी कंसेप्ट कैसे निकला, उस प्लेन से ही निकला है कि वैज्ञानिक उसको खोल करके ये जान जाते थे कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ, पर आज तक किसी को मतलब उस टाइम तक किसी को ये समझ में नहीं आया था कि ब्लैक बॉक्स आखिर काम कैसे करता है। और जिस व्यक्ति ने इस ब्लैक बॉक्स को बनाया था उसको शायद जीनियस कहा गया था। तो वो जीनियस है, और इस बात तक पहुंचना ही नामुमकिन है कि उसने कैसे इस ब्लैक बॉक्स को बनाया, कैसे काम कर रहा है वो ऐसे सिचुएशन में। तो इसी के कारण से ब्लैक बॉक्स बन गया एक टर्म, कि कोई ऐसी चीज जो काम करती है पर वो उसकी प्रक्रिया काम करने की इतनी जटिल है कि उसकी प्रक्रिया को समझा नहीं जा सकता है।
आज भी ब्लैक बॉक्स लोगों के बीच में, उस समय तो था ही, आज भी एक एनिग्मा है कि जो व्यक्ति इसको बनाया ब्लैक बॉक्स को, आखिर वो ऐसे कैसे बना दिया कि उसकी वर्किंग कोई समझ ही नहीं पाया कि कैसे वो काम कर रहा है। तो माइंड को वही ब्लैक बॉक्स कहा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी वही ब्लैक बॉक्स कहा गया कि किसी को समझ में नहीं आता है कि उस बॉक्स के अंदर काम कैसे होता है, उस बॉक्स से जो बाहर आउटपुट निकलता है, ठीक है, बस वो समझ में आता है, वो दिख जा रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि माइंड एक ब्लैक बॉक्स है, उसको जो है ना वो इतना गूढ़ और रहस्यमयी है कि उसको समझना मुश्किल है, उससे जो बाहर निकलता है केवल वही आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इससे क्या बाहर निकल रहा है, इससे आउटपुट क्या निकल रहा है। तो यही प्रेमाइसेस है, बोला ना कि माइंड क्या है कि मेंटल एक्सपीरियंस और माइंड सब्जेक्टिव है, तो उसी बात को कहने का ये दूसरा तरीका था। चूंकि इन्होंने डायरेक्ट इस वर्ड का यूज किया ब्लैक बॉक्स का, तो हम लोग को भी इस वर्ड से परिचित होना जरूरी है। तो इस ब्लैक बॉक्स में क्या हो रहा है देखिए, ये है माइंड अर्थात ब्लैक बॉक्स, तो इसको हम ब्लैक कलर से जो है घेर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अंधेरा है, यहाँ कैसे क्या काम कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। पता क्या चल रहा है, इधर से कुछ जा रहा है, क्या जा रहा है, स्टिमुलस, और इधर से निकल रहा है क्या, रिस्पॉन्स। ये है राहुल गांधी की मशीन, आलू डालो और सोना निकालो। ये मीम आप लोग सुने होंगे कि जो है कि अपोजिशन लीडर जो है श्रीमान राहुल गांधी, वो एक भाषण में ये कहते हुए पाए गए कि जो है कि आलू डालो और सोना निकालो। हालांकि वो मेटाफिजिकल बात थी, उन्होंने कहा था कि हम जो है चिप्स फैक्ट्री बनवाएंगे, ठीक है, चिप्स फैक्ट्री को अलॉटमेंट करेंगे ताकि, और कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग उसके लिए फैसिलिटेट करेंगे कि फार्मिंग का इक्विपमेंट, सामान, पैसा, बीज, सारा कुछ आपको चिप्स की कंपनी देगी, आप चिप्स उपजाओ और उसके बदले में वो चिप्स आपसे खरीद लेगी, जो भी कॉस्ट है उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो आपका आलू जो सड़ता है, जो आप गोदामों में रखते हैं, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, उतना भाड़ा लगता है, आलू का प्राइस बढ़ता है, और उसके बाद प्राइस अगर गिर जाता है तो आपको जल्द औने पौने में बेचना पड़ता है कि कम से कम जाने आने का जो मार्केट तक भाड़ा हुआ कम से कम उतना तो रह जाए, प्रॉफिट तो चला गया मेरा। तो उसी सभा को वो संबोधित कर रहे थे, उस क्षेत्र को संबोधित कर रहे थे जहाँ पे आलू के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान कई सालों से सहना पड़ रहा था मार्केट फोर्सेस के कारण। तो महोदय ने क्या बोला कि आलू डालो सोना निकालो, ठीक है, स्पष्ट तरीके से समझाने के लिए। विपक्ष ने पकड़ के उसको बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ की तरह दिखा दिया। तो ये क्या था कि ये वैसे ही है कि ये माइंड जो है ना उस मशीन की तरह है कि समझ में नहीं आया कि वो मशीन वर्क कैसे किया, इधर से गया स्टिमुलस, उधर से गया रिस्पॉन्स। तो इसको क्या कहते हैं, एसआर मॉडल, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। तो इन्होंने सीधा बोला कि भाई चूंकि माइंड क्या है, एक डार्क एरिया है, इसको समझा ही नहीं जा सकता है। कौन सा अप्रोच है, पॉजिटिविस्ट या पोस्ट पॉजिटिविस्ट? इनका दृष्टिकोण क्या है, पॉजिटिविस्ट दृष्टिकोण। सिंगल ट्रूथ, सिंगल ट्रूथ को मान लिया, और जब ट्रूथ को मान लिया तो ट्रूथ पे तो क्वेश्चन उठाया नहीं जा सकता। जैसे ईश्वर जो है, ईश्वर को बताया जाता है कि ईश्वर अनक्वेश्चनेबल है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन किया ही नहीं जा सकता है। जब कुछ रिलीजन ये बता रहा है कि ईश्वर पर क्वेश्चन किया ही नहीं जा सकता है, तो आप ईश्वर पे क्वेश्चन क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आप बुरे व्यक्ति, ठीक है, ऐसा रिलीजन कह रहा है। तो ईश्वर पे लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं रिलीजन के फॉलोअर। अगर कोई करता है तो फिर उसको एक बहुत अलग दृष्टिकोण से देखते हैं कि भाई तो मतलब गलत बात हो गया, ये तो अपराध है, ये तो पाप है। तो प्रश्न ये है कि वाई शुड गॉड बी आउट ऑफ द डोमेन ऑफ क्वेश्चन? और क्या किसी से क्वेश्चन पूछना अपराध है, ऑफेंस है? अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि हम आप पे असॉल्ट कर रहे हैं, हम आपको ऑफेंस कर रहे हैं, हम बस सवाल पूछ रहे हैं, आई एम जस्ट क्यूरियस। तो यही स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाले मॉडल का है। इसकी कमी भी देखिए यहीं से निकल रहा है कि माइंड को ये ब्लैक बॉक्स बोल रहा है। तो ये पहले ही बोल रहा है कि माइंड में मत घुसो, तो भैया जब आप माइंड में घुसोगे ही नहीं तो आप तो लिमिटेड हो गए ना स्टिमुलस रिस्पॉन्स में। तो यही जो है इसका ब्लैक बॉक्स जो है, इसका खुद का ब्लैक बॉक्स आगे समय में जाकर के बन जाता है। उसके बाद ये भी बोलता है कि ब्लैक बॉक्स को देखना पॉइंटलेस है। अब आपको ये नहीं लग रहा है कि ये कितना इमेच्योर पॉइंट ऑफ व्यू था?
लग रहा है देख करके कि माइंड को कोई व्यक्ति बोल देता है कि ब्लैक बॉक्स है और उसके अंदर देखना पॉइंटलेस है। क्या आप लोग को लगता है कि वाकई में माइंड के अंदर देखना पॉइंटलेस बात है, या फिर ये कथन जो है ये पॉइंटलेस है? क्या लगता है? ये कथन जो है ना पॉइंटलेस है। लगता है ना, ये खुद एक लिमिट को बता रहा है। तो वही बात है कि इनका जो है ना यही सब चीज है। इसी कारण से जो है ना ये इसके बाद जो फोर्सेस ये हुए तो वो सीधे सीधे बोले कि भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कुछ भी। अब जैसे कोई आदमी ले करके झंडा निकल जाए कि देयर इज नो गॉड, ठीक है, और सबको कन्विंस करने की कोशिश लगे, भाई तुमने नहीं महसूस किया ईश्वर की शक्ति को या उनके प्रेजेंस को या कुछ ऐसे चमत्कारों या उस आस्था या उस श्रद्धा या उस पावर को, तो तुम कह रहे हो कि नहीं है। पर जिसने महसूस किया है वो तो मानेगा ना, वो तो बिलीव करेगा। तुम नहीं महसूस किया तो वो तुम्हारा सत्य है, तुम दूसरों पे क्यों थोप रहे हो उसको? और सेम चीज रिलीजियस पर्सन के साथ है। वो सबके साथ जो है ना वो ढोल बाजा लेकर के निकल गया है, एक बड़ा सा जो है लगा दिया है भोपू अपने रिलीजियस प्लेस के ऊपर, मंदिरों पर मस्जिदों पर, और सबको बता रहा है कि गॉड इज ग्रेट। गॉड, भाई गॉड इज ग्रेट बताने से क्या होगा? लेट हिम फील। तुम वो तरीका बताओ जिससे वो महसूस कर पाए कि वाकई में ईश्वर है, उपस्थित है। उसको रास्ते पे चलाओ। जैसे ही रास्ते पे चलेगा, जैसे उसको सही कर्म करने के लिए प्रेरित करो, जैसे ही वो प्रेरित होगा उसको खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ वाकई में कोई फोर्स है, कोई तो गार्जियन है बैठा हुआ ऊपर जो कि मेरे सर पे हाथ रखा। तो यही प्रोसेस जो है ना जॉन वॉटसन के लिए बन जाती है गले का फांस। तो ये अब क्या कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि स्टिमुलस गया, रिस्पॉन्स आया, बीच में क्या हो गया? लर्निंग हो गया। कैसे हुआ वो हमको नहीं पता, पर हमने इसके बीच में संबंध बना लिया। अब क्या संबंध बना लिया? हम एक बात कहते हैं, वाटसन कहाँ पे फेल होगा? वाटसन यहाँ पे फेल होगा, जैसे एक व्यक्ति है, आप लोग सुने होंगे कि जैसे हम ही एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि एक टाइम पे हम एक ऐसे व्यक्ति थे जो बिल्कुल किसी को माफ नहीं कर सकता था, ठीक है। तो अगर मेरे माइंड में क्या चला नहीं चला उसको छोड़ दीजिए, अगर स्टिमुलस आया कि समथिंग बैड हैज हैपेंड विथ मी, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो हम उसको जाने दे सकते हैं पर माफ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ चलो, तो क्या दिखा? मेरा एक बिहेवियर, मेरा लर्न बिहेवियर क्या बताया कि भैया ये जो आदमी है, अगर तुम इसके साथ कुछ बुरा करते हो तो ये उसको माफ नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा उसको जाने देगा। और अब के टाइम पे हम एक ऐसे व्यक्ति है कि तुम मेरा मर्डर भी कर दोगे ना तो भी तो भी मेरे मन में तुम्हारे प्रति बुरा विचार नहीं आएगा। हम तुमको मतलब एकदम माफ कर देंगे, तुम कुछ भी कर लोगे मेरे साथ ना, बोलेंगे हम, मेरे माइंड में ये है कि बेचारा पीड़ित है, दुर्भावना से, लालच से पीड़ित है, क्रोध से पीड़ित है, हटाओ यार, क्या हो गया? क्या? तो ये जो बिहेवियरिस्ट का एग्जाम्पल है, जो माइंड के अंदर देखने से मना करता है, जब आप माइंड के अंदर देखोगे नहीं तो आप कैसे समझोगे कि चीजें कैसे बदल रही है? पर्सनालिटी का डिफिनीशन क्या कहता है? पर्सनालिटी का डिफिनीशन जो गॉर्डन ऑलपोर्ट का है, वो कहते हैं कि पर्सनालिटी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। डायनेमिक मतलब जो हमेशा चेंज होते रहता है। तो व्यक्तित्व एक ऐसा संगठन है जिसका संगठन हमेशा चेंज होते रहता है। तो अब आप देखो इसके बिहेवियरिस्ट के व्यू पॉइंट से, तो उसने क्या किया कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में क्लासिफाई कर दिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल पे, ये ऐसा कर रहा है। पर अगर मेरे माइंड के अंदर न देखा जाए, उसको न समझा जाए, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति परिवर्तित हो गया या उंगली माल से बुद्ध बनने के रास्ते पे चला आया? ये पता नहीं चल पाएगा। तो हर एक ह्यूमन के साथ ना चेंजेस होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो स्टिमुलस आपको 1 मिनट पहले जैसे इफेक्ट कर रहा हो, आपका बॉडी या आपका माइंड जैसे उस स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स दे रहा हो, अगले ही मिनट वैसा ही रिस्पॉन्स दे, ठीक है। हो सकता है कि किसी एक सिचुएशन में कोई व्यक्ति बहुत इमेच्योर तरीके से बिहेव किया हो, बहुत चाइल्डिश तरीके से बिहेव किया हो, लेकिन दोबारा सेम स्टिमुलस आने पे उसको बहुत मैच्योरली वो हैंडल कर ले, ठीक है। तो ऐसी चीजें हो रही है। तो यही बात जो है ना ये पॉइंटलेस, अब ये कह रहे हैं ना कि जैसे ये कहता है ना कि मैं कहता दुनिया को पागल, दुनिया कहती मुझको पागल। इसी कन्फ्लिक्ट पे पहुंच गया है ये पॉइंट पे बिहेवियरिज्म इसका। ये कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है ये, और उसके बाद जब उसको दुनिया क्वेश्चन उठा रही है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अपने पागलपन से क्यों नहीं बाहर निकल रहे, तो ये कहता है फॉर द सेक ऑफ साइंस, विज्ञान की खातिर। जैसे नहीं हम लोग कहते हैं दुख में आते हैं भगवान की खातिर ऐसा मत करो, तो ये कहता था विज्ञान की खातिर ऐसा मत करो। अगर वैज्ञानिकता खत्म हो जाती है तो फिर क्या बचता है? यहीं पे एक फिलॉसफी का एक बड़ा सा तर्क आता है। जैसे धरती पर जितने लोग साबुन लगाते हैं, क्या सबको पता है कि साबुन कैसे काम करता है ना? उसमें फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। तो हमारे शरीर पर जो मैल है उसमें फैट का परसेंटेज है, ऑयल का परसेंटेज है, और
सोप में क्या है कि ऑयल को अट्रैक्ट करने वाले मैग्नेट के जैसे छोटे छोटे चीजें होती है, तो वो हमारे बॉडी के ऑयल और डर्ट को अट्रैक्ट कर लेता है। फिर उसका दूसरा साइड जो होता है सोप के मैग्नेट का, वो वाटर को अट्रैक्ट कर लेता है। तो साबुन क्या है, दरअसल एक मैग्नेट है जिसके दो छोर है। एक पोल में वो डर्ट को अट्रैक्ट करेगा, दूसरे पोल में वाटर को अट्रैक्ट करेगा। तो जब हम वाटर डालेंगे तो क्या होगा, उस वाटर उस गंदगी डर्ट को लेकर के निकल जाएगा। तो क्या हर साबुन और शैम्पू लगाने वाला आदमी इस चीज को जान रहा है? नहीं, वो बस इतना जान रहा है कि साबुन लगाने से मैल साफ हो जाता है, वो मैल साफ कर रहा है। तो यही चीज जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल, मतलब इसमें साइंटिस्ट लोगों के साथ दिक्कत आती है कि अगर कोई चीज हो रही है, आप देख रहे हो कि वो चीज हो रही है, वो चीज असर कर रही है, तो आप ये बोलो ना कि हाँ ये चीज काम कर रही है। कैसे काम कर रही है ये पता लगाना दूसरी बात है, आप नकार नहीं सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि कैसे काम कर रहा है हमको पता नहीं चल रहा है, तो होता ही नहीं है। साबुन लगने से मैल साफ हो रहा है तो हो रहा है। अब कैसे हो रहा है ये पता लगाने का विषय, ये आप पता लगाओ। आप ये नहीं कर सकते हो कि नहीं कैसे हो रहा है, जब तक ये हमको पता नहीं चलेगा हम मानेंगे ही नहीं कि साबुन मैल साफ कर रहा है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं साइंटिफिक ब्लाइंडनेस, वैज्ञानिक अंधापन। तो इसी चीज के शिकार जो ये मॉडर्न टाइम की देन है, ठीक है। ये जिस टाइम पे इनका बिहेवियरिज्म डेवलप हुआ था, पॉजिटिविस्ट अप्रोच था, उस टाइम किसी के माइंड में ये सब बात भी नहीं आता था कि साइंटिफिक ब्लाइंडनेस ये वो चीज है। ये वो लोग तो अपने ही दृष्टिकोण में कहते हैं। ये बाद के समय में ये चीजें आया और उंगलियां उठने लगी कि आप बताओ, आप तो साइंटिफिक ब्लाइंडनेस का शिकार हो रहे हो ना, कि अगर कोई चीज हमको समझ में ही नहीं आ रही है तो हम उसको मानेंगे ही नहीं, हम उसको नकार देंगे। तो ये एक जो है ना साइंटिफिक ब्लाइंडनेस का शिकार, ये एक चीज था। तो अब तो जब आप किसी चीज को रिजेक्ट कर दोगे तो आप किस रास्ते पे पड़ोगे? ये तो समझ में आ गया कि इसने जो है ना इस कंसेप्ट को कर दिया रिजेक्ट। रिजेक्ट करने के बाद ये किस रास्ते पे बढ़ा, इसके पास क्या बच गया? अगर आपने एक चीज को, एक ट्रुथ को रिजेक्ट कर दिया तो अब क्या, अब किस रास्ते पे जाएंगे? इसके बाद इसने बोला लर्निंग। हमारा माइंड क्या करता है, स्टिमुलस को लेता है और रिस्पॉन्स को निकालता है, और बार बार स्टिमुलस लेता है, रिस्पॉन्स निकालता है, स्टिमुलस लेता है, रिस्पॉन्स निकालता है। तो इससे क्या होता है, जब ये चीजें रिपीट होती है रिपीटेडली, है ना, बार बार जब ऐसी चीजें होती है तो वो बन जाती है एक पैटर्न, जिसको कि हम लोग कहते हैं, और इस घटना को हम लोग कहते हैं लर्निंग। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक भोंदू बच्चा जो है गुरुकुल से निराश होकर के 12 या 14 साल की उम्र में जो है निकल गया। बचपन से बेचारा प्रताड़ित होते होते 12-14 साल का हो गया और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था गुरुकुल में, और वो गिव अप कर दिया। बोला कि यार हम इतना भोंदू है कि हमसे होने वाला नहीं है। तो अब बेचारा निकले, अब जाए कहाँ, कैसे दुनिया को मुंह दिखाए, क्या करे? तो सोचा कि मेरा जीवन निरर्थ हो गया, अब मेरा माँ बाप क्या बोलेगा, हम कहाँ जाएंगे दुनिया में, मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है। अब जो गुरुकुल से बाहर निकलेगा, गुरुकुल से बाहर निकल के कोई किसान बनता, कोई कुछ बनता। अब गुरुकुल को छोड़ के भाग गया, नकारा हो गया, तो कोई उसको पूछेगा नहीं। तो बेचारा सुसाइड करने के लिए कुआं पे चला गया, बोला कुआं में कूद के अब हम जान दे देंगे। साला मेरा दिमाग इतना भुता है कि हमको आज तक, इतना उम्र हो गया, हम 12-14 साल के हो गए, हमको कुछ समझ में नहीं आया, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, अक्षर ज्ञान तक हमको सही से नहीं हो पाया। तो जब वो कुआं पे कूदने के लिए जाता है ना, तो देखता है कि कुआं पे ना पत्थर पे रस्सी का दाग पड़ा हुआ है। तो वहीं पे उसको अपना मोमेंट मिल जाता है। वो देखता है कि पत्थर इतना कठोर है और रस्सी इतना नरम है, और रस्सी बार बार जो है उस पे घिसते घिसते जो है अपना दाग छोड़ देती है। तो जब पत्थर पे लर्निंग हो सकता है, जब उस पे रस्सी का दाग हो सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं सीख सकते हैं? तो उसको वहां पे उस मोमेंट पे रियलाइज हुआ कि अभ्यास से जो है ना सब होता है। तो वहीं पे उसके मुंह से ये पंक्ति निकलता है, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। और फिर वहां से वो वापस गुरुकुल चला जाता है, और उसके बाद जो है वहां जा करके अध्ययन और पढ़ाई में लग जाता है। वो इतना अभ्यास करता है कि वो एक बहुत अच्छा ऋषि या कुछ ऐसा बहुत ज्ञानी बन जाता है। वो, उसका नाम हमको नहीं पता है, बट वो बहुत सारे ग्रंथ लिखता है वो बच्चा आगे जा करके। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग यही है कि एक स्टिमुलस को माइंड से जब गुजारा जाए, एक पैटर्न से बार बार गुजारा जाए, तो वो रिस्पॉन्स बन जाता है। जैसे आर्चरी, पहली बार जब आप धनुष उठाएंगे, उसमें तीर लगाएंगे, पता नहीं आप लोग उसमें कोई धनुष वनुष बनाए या चलाए हैं कि नहीं, हम लोग तो खूब किया बचपन में ये सब। तो इस तरीके से जो है आर्चरी जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे क्या होगा, उसी एक्शन को आप रिपीट करते जाएंगे तो आप स्किल्ड होते जाएंगे उसमें।
बहुत अच्छा जो है वो चीज करना है। हम लोग बचपन में ऐसे धनुष वनुष बनाते थे, तो खेलते खेलते क्या हो गया कि अपना हाथ इतना अच्छा हो गया कि मेरा धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाना इतना कठिन होता था किसी के लिए, दूसरे के लिए इसीलिए कठिन होता था क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं किया था, लेकिन हम करते थे तो मेरे लिए कठिन नहीं होता था। तो मेरे धनुष का तान भी बहुत ज्यादा होता था, मारते थे नीचे से तो ऊपर से आम तोड़ के गिरा दे, बंदर भगा दे। तो बचपन में यहाँ तक हो गया, लेकिन ये सब चीज करना पेरेंट्स को गवारा नहीं होता था, बोलता था ये सब काम करता है, जानवरों से पंगा लेता है, किसी दिन घेर के इसको काट लेगा, धनुष लेके घूमता है बगीचा में। तो ये चीज है। और फिर लोगों को अलग डर कि इतना गुस्सैल है, कहीं किसी के आंख में मार दिया तो, कहीं किसी के ही में मार दिया तो, लोग सब अलग डरा हुआ रहे कि बच्चा धनुष लेके घूमता है, भाई से बच के रहना। ठीक है। और ऊपर से थोड़ा सा ये भी है, गुस्सैल भी है। तो ये पैटर्न है, लर्निंग है। इसी पैटर्न की बात करते हैं कि स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल में क्या है कि कोई एक पैटर्न बन करके निकलता है, एक फैक्ट्री है जिसमें स्टिमुलस घुसता है, ऊपर से ठप्पा लगता है, रिस्पांस बन के निकलता है। तो इससे हम लोग लर्निंग को देख रहे हैं। तो अब किसी आदमी को साइज अप करना है, उसका नक्शा बनाना है, तो क्या देखो, उसके रेस्पॉन्सेस को देखो, उसको समझना है तो उसके बिहेवियर के पैटर्न्स को देखो कि क्या क्या पैटर्न सेट हो गया है, उसके दृष्टिकोण को देखो। ब्रूस ली का एक कथन आप लोग को पता होगा, बी वाटर माय फ्रेंड। दूसरा है आई एम वाटर। ब्रूस ली एक ऐसा आदमी था जो कि अपने जीवन के लर्निंग को ना बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर लिया था उसने। उसने क्या बोला, आई एम वाटर, यानी कि वो पैटर्न बनने ही नहीं देता था अपने अंदर बिहेवियर्स के। वो ओपन रखता था अपने माइंड को, फ्लूइड की तरह रखता था हर एक पॉसिबिलिटी के लिए। और चूंकि उसके माइंड में पॉसिबिलिटी जगह बनाती थी, तो उसके जीवन में पॉसिबिलिटी जगह बनाती थी। फिजिक्स के हिसाब से या मार्शल आर्ट्स के हिसाब से कहीं से संभव संभव नहीं था कि सिर्फ 1 इंच की दूरी से आप थोड़ा सा जो है मतलब पुश करेंगे और इतना ज्यादा फोर्स जनरेट हो सकता है। फिजिक्स का लॉ भी नहीं कहता है कि इतना, मोमेंटम का फॉर्मूला ही है वर्क इनटू डिस्टेंस। ठीक है, सॉरी, फोर्स इनटू डिस्टेंस, एफ इनटू डी इक्वल टू वर्क होता है। तो मोमेंटम क्या है कि डिस्टेंस जैसे बढ़ता है मोमेंटम बढ़ता है। जैसे चापाकल का हैंडल लंबा होगा तो क्या होगा, आपको कम फोर्स लगेगा मतलब लगाने में, लेकिन अंदर ज्यादा फोर्स जनरेट होगा उसके पंपिंग में। तो इस प्रिंसिपल को ब्रूस ली गलत कर देते हैं अपने 1 इंच पंच से। वो दुनिया के लिए आश्चर्य है कि 1 इंच पंच से आदमी इतना ज्यादा फोर्स जनरेट कर रहा है कि एक पूरा का पूरा 80 किलो का आदमी 10 फीट दूर जाकर के दीवार से टकरा जा रहा है। तो क्या किया उन्होंने, बोला कि जो पैटर्न है ना माइंड के, जो लिमिट्स हैं, जो बिहेवियर्स हैं, उसको हम खत्म करते हैं। हम क्या करते हैं, बी वाटर, आई एम वाटर, हम फ्लूड होते हैं। हम पॉसिबिलिटी को पहले माइंड में क्रिएट करते हैं और उसके बाद अपने रियल लाइफ में क्रिएट करते हैं। तो ये वाली जो चीज है, ये क्या बोल रही है कि ये कह रही है, ब्रूस ली का जो ये प्रिंसिपल है, ये कह रहा है कि पैटर्न से बाहर आओ, पैटर्न ही तुम्हारा लिमिट होता है। और ये क्या कह रहे हैं, इसके विपरीत ये महोदय क्या कह रहे हैं कि पैटर्न ही सब कुछ है। इनके काम में शुरू से ही पैटर्न दिख रहा है, ये एक चीज को नकारते हैं, फिर उसके बाद ये पैटर्न पे आते हैं और वो कहते हैं कि लर्निंग एक पैटर्न है, यानी कि ये इंसान को उसके लिमिट्स में देखते हैं। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म क्या कर रहा है, इंसान को उनके छोटे 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 लिमिट्स में देख रहा है। ऐसे ब्रिक्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे टुकड़ों में देख रहा है। ये टुकड़ा एक बिहेवियर है, ये टुकड़ा एक लर्निंग है, ये टुकड़ा एक रिस्पॉन्स है। बिहेवियर, लर्निंग, रिस्पॉन्स, इन सारे टुकड़ों को ये कलेक्ट कर देता है एक जगह पे और कहता है कि यही कुछ जो है ना, ये एक ह्यूमन का पर्सनैलिटी है। तो इनकी बात का मूल आधार क्या था, ठीक है, एक्चुअल जो है, ठीक है, ये चीज क्या था, मेन चीज जो है इसकी बातों का एकदम कोर, वो क्या था, इनकी बातों का कोर था लर्निंग। जो होता है लर्निंग ही होता है। ठीक है, अगर हम लर्निंग को चेंज कर पाए तो हम व्यक्ति को चेंज कर पाते हैं। ठीक है, रेस्पॉन्स ये बताता है कि लर्निंग कैसा हुआ था। अब जैसे किसी युवक या युवती के मुंह से गालियां सहज निकल जाती हैं, ठीक है, असंतोष को प्रकट करने का एक तरीका है गाली, तो ये निकल जाती है सहजता से। तो इसका मतलब क्या है, वो एक ऐसे वातावरण में पला बड़ा है जहां पे असंतोष की मात्रा ज्यादा थी।
तो लोग आउट ऑफ असंतोष जो है ऐसे शब्द निकाल दिया करते थे। तो उसने इस चीज को लर्न किया, उसने इस चीज को सीखा कि असंतोष को ऐसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, गाली एक ऐसा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इतना बुरा वर्ड है कि उसको बोलते ही मन का सारा असंतोष निकल जाता है एक झटके में। अदरवाइज आप सभी वर्ड्स में जो है बोलते रहेंगे तो वो असंतोष नहीं निकलेगा, तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है गाली देने से। उसने ये सीखा। तो अब क्या होता है कि वो ऐसा हो रहा है। विपरीत दूसरे परिस्थिति में एक व्यक्ति जो ऐसे माहौल में पला बड़ा नहीं है, उसके लिए गाली बहुत स्ट्रांग वर्ड है। ठीक है, तो वहां पे वो चीज हो गई। हम इस एग्जाम्पल को पहले भी डिस्कस कर चुके थे। अब देखिए, जॉन वाटसन जो है, जेबी वाटसन, ठीक है, जॉन बी वाटसन नाम था इनका। ये थे यूएसए के, ठीक है, यानी अमेरिका के। और इवान पावलो जो है ये रसिया का था। ये दो लोग थे, दोनों जो है इस पे बहुत ज्यादा काम किए। तो पहले कौन काम किया सर? पहले काम किया पावलोव। ठीक है, पावलोव का डॉग वाला एक्सपेरिमेंट रशिया में हुआ, और इसके काम से जो है वाटसन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए। तो उन्होंने जो है ये चीज, इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला। इनका भी माइंड ऐसे ही कहता था कि नहीं भाई, लर्निंग होता है, कंडीशनिंग, ये चीजें होती है। जैसे पावलोव की कंडीशनिंग वाली बात आई, तो इसके लर्निंग वाले माइंडसेट को, वाटसन के माइंडसेट को बल मिल गया कि हाँ हाँ, यही तो मैं कह रहा था, देखो अब एक्सपेरिमेंट करके पावलोव ने दिखा दिया। वाटसन कह रहा था, वाटसन एक्सपेरिमेंट करके इसको अभी तक नहीं दिखा पाया था, और जब तक दिखा पाता या प्लान कर रहा होगा तब तक जो है पावलोव ने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। तो वाटसन और पावलोव दोनों ने हाथ मिला लिया, और दोनों मिलके, वाटसन हो, पावलोव हो, और जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, इन लोगों ने जो है ना इन्वायरमेंट और बिहेवियर के टर्म्स में जो है ना पूरे सब चीज को समझाना शुरू कर दिया। इन्वायरमेंट मतलब क्या हो गया? स्टिमुलस। स्टिमुलस कहाँ से आता है? इन्वायरमेंट से ही ना आता है। और बिहेवियर का मतलब क्या हो गया? रिस्पॉन्स। अगेन एसआर मॉडल। तो सब चीजों को इन्होंने समझाना कर दिया चालू। जैसे पावलोव में क्या था? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या था? घंटी की आवाज। स्टिमुलस क्या थी? घंटी की आवाज। रिस्पॉन्स क्या था? स्टिम सैलिवेटिंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या हो गया कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में ये चीज हो गया। अब वाटसन जो है, वाटसन यही चीज क्या करता है एक बच्चे के साथ। ठीक है, यही वाटसन का जो है ना एक रिसर्च एथिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि बच्चे को ना एक रूम में रखा गया, एक खाली रूम था, उसके बीच में बच्चे को रखा गया, और लैब रैट जो होता है ना, उजला वाला जो चूहा होता है, उसको उसके बगल में रख दिया गया और उसे खेलने दिया गया। तो बच्चे को जो है ना क्या था कि कोई दिक्कत नहीं था उससे, मतलब चूहे से कोई दिक्कत नहीं था। जो छोटा बच्चा है तो उसको तो पता ही नहीं है ना कि चूहा क्या। आप देखते होंगे बच्चा लोग सांप से भी खेलने लगता है, तो उसको नहीं पता है कि सांप क्या चूहा क्या, तो उसको खेल समझ के खेल रहा था उसके साथ। उसमें अभी तक फियर नहीं इंड्यूस हुआ था। तो इसके बाद क्या होता था, शुरू में जो है कुछ नहीं हुआ, ये चीज देखा गया कि हाँ बच्चे में कोई फियर नहीं है, यहाँ पे कोई भी कंडीशनिंग प्रेजेंट नहीं है। बाद के ट्रायल्स में क्या किया जाने लगा कि जैसे ही बच्चा चूहा को छूता था ना, तो एल्बर्ट के पीठ के पीछे जो है ना एक स्टील के बड़े से किसी बर्तन या किसी चीज को जोर से जो है हैमर से बजाता था, एकदम झन्नाटेदार, एकदम धमाकेदार आवाज की जाती थी ताकि बच्चा डर जाए। तो जैसे ही बच्चा जो है ना वो आवाज सुनता था वो रोने लगता था। तो कभी भी जब भी बच्चा रैट को छुए बस ऐसा आवाज होने लगे। तो इस तरीके से दो स्टिमुलस को पेयर कर दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही बच्चा रैट को देखता था, उसके बाद वो डर के मारे जो है ना भाग जाने लगा। ठीक है, डर के मारे भाग जाता था और जो है ना उसे रैट से बचने की कोशिश करता था। तो उसमें क्या हो गया कि इस डर का समावेश हो गया, और इससे जो है लर्निंग वाले प्रिंसिपल को बल मिलता है। ये काम किया वाटसन ने। तो अब बच्चा जो है ना चूहा को कहीं भी देखे तो डरने लगे, एकदम बेकाबू हो जाए, रोने लग जाए। तो क्या इस बच्चे के साथ उसने अच्छा किया? नहीं किया। तो ये रिसर्च एथिक्स का एक केस भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि ऐसा काम नहीं करना है। लेकिन यहाँ से ये पता चला कि एक दूसरी चीज क्या है कि बिहेवियरिस्ट अप्रोच में ये जो है व्हाइट रैट और लाउड नॉइज को क्या किया? एसोसिएट कर लिया। इसी को कहते हैं एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है,
एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलस, मतलब दो स्टिमुलस को एक मान करके वो चीज का, इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिस्पॉन्स क्या है, क्राइम। इसके बाद आते हैं BF स्किनर, ठीक है, बुरहुस फ्रेडरिक स्किनर, ठीक है, ऐसे करके नाम है इसका। तो ये जो है एक्सपेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहां तक तो देख लिया, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि पनिशमेंट और रिवार्ड लगा दिया इस चीज में, लर्निंग में, कि लर्निंग को अगर बढ़ाना है तो क्या करो, रिवार्ड दे दो, ठीक है, रीइंफोर्समेंट दे दो। तो ये क्या करते थे कि जब जानवरों को या अदर चीजों को कंडीशन करते थे, तो जब जानवर मन मुताबिक जो है ना रिस्पॉन्स देता था तो उसको रिवार्ड देते थे। कुत्ता को भी आप देखें कि डॉग बिस्कुट या ये सब का यूज करके ट्रेन किया जाता। तो डॉग बिस्किट क्यों आता था, डॉग बिस्किट आता था इसलिए ताकि डॉग डॉग को ट्रेन किया जा सके। लेकिन क्या होता है कि डॉग बिस्किट बनाने वाले स्मार्ट है और ये चीज पढ़ने वाले स्मार्ट है, लेकिन डॉग को पालना डॉग से भी जो है भोंदू है। तो वो डॉग बिस्किट खरीद के डॉग को इसलिए खिलाने लगे क्योंकि डॉग को अच्छा लगता है, ठीक है, तो डॉग्स को ऐसे ही खिलाने लगे वो, जबकि डॉग बिस्किट बना ही इसलिए था ताकि वो डॉग को बहुत प्लीजरेबल लगे। वो उसको क्या बोलते हैं, K9 यूनिट्स कहते हैं इसको, हाँ, डॉग स्क्वाड को। तो K9 दस्ता है आपके पास, आप क्या कर रहे हो कि उसको बम ले जाने के लिए, ठीक है, छोड़ दिए एक रास्ते पे एक्सप्लोजिव सूंघने के लिए, आप उसको ट्रेन किया और वो एक्सप्लोजिव, तो आप उसको छोड़ दिए कि वो एक्सप्लोजिव सूंघ सूंघ करके आएगा। और थोड़ा देर के बाद आपको पता चला कि वो कहीं पे जा करके जो है ना किसी बच्चे का, बेबी का डायपर फेंका हुआ है, उसको चाट करके वो आ रहा है वहां पे। तो क्या मतलब था K9 यूनिट को रेज करने का, ये तो पागलपन हो गया। तो इसी तरीके से जो है डॉग्स को रेज किया जाता है कि वो जो है दूसरे स्टिमुलस से वो डाइवर्ट ना हो जाए। तो इस तरीके का जो यूज किया वो किया BF स्किनर ने, रिवार्ड का यूज किया, रीइंफोर्समेंट का यूज किया और पनिशमेंट का यूज किया। तो इसने बिहेवियरिज्म के थ्योरीज का यूज किया कि कैसे जो है इस तरीके से हम लोग, तो केवल डॉग पे ही यूज हुआ नहीं, बच्चों पर भी यूज हुआ। तो बच्चों पर कैसे यूज हुआ, तो बोला गया कि इस तरीके का हम लोग रीइंफोर्समेंट, रिवार्ड सिस्टम और पनिशमेंट सिस्टम ऐसा बनाए कि बच्चे जो है ना ज्यादा पीसफुल हो और प्रोडक्टिव हो, पीसफुल हो और प्रोडक्टिव हो। तो क्या आपका एजुकेशन सिस्टम इस चीज को नहीं करता है सपोर्ट कि आपके बच्चे प्रोडक्टिव हो, ज्यादा से ज्यादा काम करें और पीसफुल हो, वो रिबेल ना करें, वो विरोध में खड़े ना हो सके? बिल्कुल यही चीज करता है। और जब जब इसका नतीजा ये होता है कि जब जब लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स करता है तो आपके बच्चे क्या बन जाते हैं, स्केप गोट बन जाते हैं, उनमें फाइट करने का वो पोटेंशियल ही नहीं रहता है, क्योंकि स्कूल उनको पीसफुल बना रहा है, उनको स्ट्रेंथफुल या उनको पावरफुल नहीं बना पा रहा है। तो ये जो स्किनर थे, BF स्किनर, इनका एक्सपेरिमेंट सिर्फ डॉग तक नहीं रहा, ये वैसे एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स, ह्यूमन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इन चीजों को करने में भी रहा, जो कि पीसफुल हो, गवर्नमेंट की बात माने और रिबेल ना करे। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि केओस बहुत ज्यादा था और सोसाइटी बढ़ेगी कैसे, पीसफुल होने से ही तो सोसाइटी बढ़ेगी। पीस तो एक बहुत मेन एलिमेंट है ना सोसाइटी के बढ़ने का, और अगर पीस का आइडिया खत्म कर दिया जाए तो सोसाइटी नहीं चल सकती है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, ठीक है, अगर ताकतवर हो जाएगा तो फिर वो अपना मनमौजी मौज चलाने के लिए भी लड़ेगा, ठीक है, वो अपराध करने के लिए भी लड़ेगा। तो सोसाइटी में चारों तरफ हो जाएगा केओस। तो बोला गया है कि वो जो केओस है ना उस चीज को दबाओ, ऐसा ट्रेनिंग। तो बचपन से ही जो है, जो बैड मतलब ऐसे जो बिहेवियर्स थे, नन अथॉरिटेरियन बिहेवियर, कि ऐसे बिहेवियर जो अथॉरिटी के बाहर है, जो आपको स्कूल कह रहा है या जो मना कर रहा है, जैसे कि उस रास्ते नहीं जाना है, ठीक है, उस गलियारे से जो है इस क्लास के बच्चे को नहीं जाना है, और बच्चा जा रहा है, तो इंग्लिश मीडियम में क्या किया जाता है, बच्चों को पीटा जाता है कि तुम उधर से क्यों गया, ये वाला झूला जो है क्लास 2 के बच्चों के लिए है। अगर कोई क्लास 3 का बच्चा उस झूले पे झूलते हुए पकड़ा गया तो उसको बुला के पीटा जाता है प्रिंसिपल चैम्बर में, भयंकर मारा जाता है। तो वो क्या करते हैं कि आप उसको प्रोग्राम करते हैं इस वे में कि आपको अथॉरिटी को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये चीज है कि क्रांतिकारी मत बनाओ, एक अच्छा सिटीजन बना दो लोगों को। तो BF स्किनर के जो प्रिंसिपल है ना, आप लिख लीजिए इसमें कि BF स्किनर ने बिहेवियरिज्म के सिद्धांतों को BF स्किनर ने बिहेवियरिज्म के सिद्धांतों को रिवार्ड और पनिशमेंट जोड़कर विस्तृत किया। BF स्किनर ने बिहेवियरिज्म के सिद्धांतों को रिवार्ड और पनिशमेंट
देकर, जोड़कर, रिवार्ड और पनिशमेंट जोड़कर विस्तृत किया। वहीं वाटसन ने 8 महीने के बच्चे एल्बर्ट साथ पर छूट गया जोड़कर जोड़कर क्या था, विस्तृत किया। विस्तृत किया। वहीं एल्बर्ट ने, वाटसन ने सर। सॉरी हाँ वाटसन ने, वहीं वाटसन ने 8 महीने के बच्चे एल्बर्ट के साथ व्हाइट रैट एक्सपेरिमेंट करके भय को उस बच्चे में समाहित किया। भय को उस बच्चे में समाहित किया। इससे पहले इवान पावलोव अपने कुत्ते पर लर्निंग के प्रयोग कर चुके थे। इसके पहले इवान पावलोव अपने कुत्ते पर लर्निंग के प्रयोग कर चुके थे। पैराग्राफ चेंज। बिहेवियरिज्म को इन एक्सपेरिमेंट्स से बल मिला और लर्निंग के सिद्धांतों बल मिला और लर्निंग के सिद्धांतों के प्रयोग का रास्ता खुला। ठीक है, अब बिहेवियरिज्म के बारे में हम लोग देखें तो बिहेवियरिज्म क्या है। बिहेवियरिज्म उतनी भी बुरी चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑल बैड, लिमिटेशन है पर ऑल बैड नहीं है। तो क्या है कि इसकी अपनी लिमिटेशन है लेकिन अपनी इसकी एक कंट्रीब्यूशन भी है, और कंट्रीब्यूशन जो है वो भी कम नहीं है। ठीक है ना। यहीं पे हम लोग इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी के अंदर बिहेवियरिज्म को विराम देते हैं कि बिहेवियरिज्म ने क्या कुछ किया साइकोलॉजी की दुनिया में, है ना, अप्रोच क्या था। इसके बाद एक चीज और लिख लीजिए, स्किनर ने विचार एवं फीलिंग्स तक को समझने के लिए बिहेवियरिस्ट अप्रोच लगाया। सर फिर से। स्किनर ने विचार एवं फीलिंग तक को समझने के लिए बिहेवियरिस्ट अप्रोच लगाया।
अब इसके बाद जो है हम लोग एक बड़ी चीज पढ़ेंगे जेस्टाल्ट, फिर उसके बाद और एक चीज पढ़ेंगे साइको एनालिसिस। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज है जो हम लोग के पास आ जाएगी। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल। तो ये जो है ना, समझिए कि इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी में मोटे मोटे तौर पे हम जो है लगभग पूरा साइकोलॉजी पढ़ लेंगे, क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास के अंदर सब कुछ आ जाता है। लेकिन वो इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से वहां पे पढ़ेंगे जब हमारे चैप्टर में आएगा। लेकिन क्या है कि इतिहास के दृष्टिकोण से जब इसका महत्व और सारा कुछ समझ गए तो आधी चीजें हम लोग समझ गए। अब थ्योरीज और प्रिंसिपल को समझना कोई बहुत भारी और मुश्किल काम नहीं है। साइकोलॉजी का पेपर आसान ही पेपर है। अगर प्योर साइकोलॉजी की बात करें तो कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़ा जो इधर उधर जाता है, जहाँ फिलोसफी है, जहाँ रिसर्च मेथड है ना, जहाँ इमरजेंस है, इस टाइप की चीजें, वहां पे थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है। अदरवाइज बहुत सरल और सहज है। उसके बाद क्या होगा, जब हम लोग कोर साइकोलॉजी में घुसेंगे तब अभी हम लोग के समझदारी पे दबाव पड़ रहा है कि हम कितना समझदार हैं, चीजों को समझना है। अभी उस टाइम मेमोरी पे दबाव पड़ेगा। कोई थ्योरी होगा या कोई प्रिंसिपल होगा या कोई पिरामिड होगा, उसमें 5 पॉइंट दे दिया होगा, 5 लेवल्स दे दिया होगा, तो बार बार उसको रिवाइज करना होगा, वो लेवल्स याद करना होगा, वो वर्ड्स याद रखना चाहिए। तो वो जो मेन साइकोलॉजी है उसका कॉग्निटिव लोड जो है ना, वो हल्का है। वो दिमाग पे समझने के लिए बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालता है, लेकिन उसका मेमोरी लोड हाइयर है। वो याद करने के लिए, याद रखने के लिए ज्यादा दबाव डालता है। तो उस टाइम पे हम लोग उसको वैसे ही देखेंगे और वैसे ही पढ़ेंगे। अभी जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, रिसर्च मेथड हो, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी हो, इवन अभी तो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स बचा हुआ है पेपर 1 का ना, तो वो तो और ज्यादा दिमाग को चक्कर देगा। हम शुरू में वो चीज इसीलिए पहले पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आपको पहले ही 20 किलो वजन उठवा दिया जाए तो उसके बाद 5 किलो वजन को जो है ना आप आराम से उठा लेंगे। तो इसी कारण से पहले रिसर्च मेथड और पहले ऐसी चीजें पढ़ाया जाए जिसका कॉग्निटिव लोड हमारे दिमाग पर ज्यादा हो। अब अगर ऐसा हो कि आप में से किसी का नेचर ही फिलोसफिकल हो तो उसको फिर ये कॉग्निटिव लोड भी कुछ नहीं बुझाएगा, तो उसके लिए साइकोलॉजी सच में कुछ नहीं है। मतलब जिसको यहाँ पे भी कुछ लोड नहीं बुझा रहा है तो फिर आगे भी नहीं बुझाने वाला। चलिए, अब अन्य किन्हीं को कुछ पूछना है?